हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे वात दोष निरूपण के बारे में, जो कि 7वां अध्याय है आपके रचना शरीर का। तो ठीक, चलिए आज हम लोग देखते हैं वात दोष निरूपण के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, वात दोष की व्याख्या को देखते हैं। वात दोष किसे कहते हैं, वात क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। वात का मतलब जो होता है वायु से लिया जाता है। वात जो है, वात यानी कि क्या, वायु। तो वात में इसमें दिया गया है शरीरगत सभी शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाओं तथा संज्ञात्मक व्यापार वात के अंतर्गत ही समाविष्ट होते हैं। यानी कि मानसिक चेष्टा और शारीरिक चेष्टा को ध्यान में रखते हुए जो कि संज्ञात्मक व्यापार वात के अंतर्गत ही समाविष्ट होते हैं। ठीक, इसमें मानसिक और शारीरिक चेष्टाओं का क्या करता है, यहाँ पे समाविष्ट होता है। आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से वात के अर्थ में नर्वस सिस्टम के सभी कार्य समाविष्ट होते हैं। एक नर्वस सिस्टम जो है वात दोष पे आधारित होता है। नर्वस सिस्टम जैसे नर्व का कंडक्शन हुआ, जो कि वात दोष के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, यहाँ पे इसको उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। कैसे, तो जैसे लोहा या तांबे के तार जो होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह दिखाई नहीं देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो विद्युत जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब लाइट जलती है, स्विच को ऑन करते हैं तो पता चलता है कि इस तार में क्या है, करंट है। उसी प्रकार मस्तिष्क से नर्व का कंडक्शन जो होता है वो होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन जब उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जब वहाँ पे संदेश पहुंच जाता है तो पता चलता है कि इसमें नर्व का कंडक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। वात का पर्याय। वात के पर्याय में हम लोग 4-5 चीजों को देखेंगे। वात के पर्याय में अनिल जो है, पवन है, मारुत है, मरुत है और समीर है। इन सभी चीजों को वात का पर्याय बताया गया है, आचार्यों ने बताया है। और वात के अलावा इन सभी वर्ड शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं वात की निरुक्ति। वा गति गंधन्यो धातु से, वा गति गंधन्यो धातु से क्या वात की निरुक्ति होती है। वा गति गंधन्यो धातु से वात की निरुक्ति होती है। तो इसमें गति का अर्थ क्या होता है, गति और गंधन अर्थ में किया गया है। तो इसमें गंधन का प्रयोग उत्साह के लिए, हिंसन के लिए और सूचन के अर्थ में किया गया है। लेकिन गति का अर्थ ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष, इन 4 चीजों को इंडिकेट किया गया है गति के अर्थ में। गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वात का स्वरूप। तो इस श्लोक को आप देखेंगे, सर्वा ही चेष्टा वातेन सप्राण प्राणिनाम अस्मृता। ठीक, चरक सूत्र स्थान क्या 27 का 118वां श्लोक है। तो इसमें आचार्य ने क्या बताया, चरक ने क्या बताया, आचार्य चरक ने वात अमूर्त है, यानी कि इसकी जो है कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, यानी कि जो दृश्य नहीं है, दृश्य द्रव नहीं है। एक द्रव्य है लेकिन दृश्य नहीं है, परंतु इसे शरीर में व्याप्त रहता है, यानी कि पूरे शरीर में रहता है बट दिखता नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एग्जांपल मैंने अभी बताया, तो इसी तरह वात जो है शरीर में रहता है, अपना कार्य करता है, लेकिन दिखता नहीं है। ठीक, त्रिदोष में प्रधान होने के कारण व्याधि उत्पादन में भी प्रधान होता है। ठीक, तो चलिए एक चीज यहाँ मैं आपको नया स्लाइड लेके बताता हूँ। यहाँ व्याधि का जो बात आई है, तो व्याधि में वात, पित्त एवं कफ। अच्छा, इस चीज का व्याधि को अगर हम देखें तो एक चीज देखिएगा, वात का व्याधि कितना होता है 80, उसका आधा होता है पित्त का व्याधि 40, और सबसे कम होता है कफ का व्याधि कितना 20। ठीक, 80, 40 और 20, सबसे कम होता है कफ का व्याधि। ठीक, चलिए यहाँ वात का व्याधि इसमें दिया गया। वात जो है त्रिदोष में प्रधान होने के कारण इसका व्याधि उत्पादन भी क्या है, प्रधान है, जिसमें सबसे अधिक व्याधि उत्पादन की क्षमता होती है। तो चलिए नेक्स्ट इसको क्या कहते हैं, वायु को सर्वगत कहा गया है, यानी कि वायु जो है हर जगह पे उपलब्ध होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ क्या होता है, वायु होता है। उसी तरह
क्योंकि यह सजीव देह के प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में विद्यमान रहता है। वो सजीव है निर्जीव है, हर जगह पे वायु उपस्थित रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंच भौतिक स्वरूप। तो ये सारा जो है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, इसको मैं समझाता हूँ। जो वात दोष जो है, वैसे तो वात दोष हो या कोई भी चीज हो जो कि पृथ्वी पे उपलब्ध है, वो पंच महाभूतों से बना होता है। आयुर्वेद का सबसे मेन चीज यही बताया गया है, वात पित्त कफ और पंच महाभूत। पंच महाभूत में आता है पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश। ठीक, तो पंच महाभूतों से वायु, वात भी पंच महाभूतों से बना होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक, इस चीज को विद वाग्भट ने बताया है। तो वात में वायु एवं आकाश महाभूत की प्रधानता को स्वीकार किया है। तो इसमें वात में वायु महाभूत और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। वैसे होती सब है, लेकिन प्रधानता वायु और आकाश की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है वात के गुण। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान एक का 11वां श्लोक है। ठीक, तो इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। वात के गुण में तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला, इसमें किस चीज का व्याख्या किया गया है? वात के गुण में ये क्या होता है? रुक्ष होता है, ये क्या होता है? लघु होता है, ये शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है और चल होता है, यानी कि मूवेबल होता है। ठीक, वात ही केवल एक ऐसी दोष है जिसमें मूवमेंट की क्षमता होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2 बार जो है मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वात के कर्म। वात के कर्म जो है, इस चीज को हम यहाँ पे इस श्लोक जो है ये इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इसका हिंदी हम समझने की कोशिश करेंगे। मानसिक क्रियाशीलता, श्वास अंदर और बाहर लेना, ठीक, मानसिक संतुलन बनाए रखना, चेष्टाएं, बोलना, उठना, बैठना आदि, ये सारी जो गतिविधियां है, ऑलमोस्ट सीधी सी भाषा में शरीर की कोई भी गतिविधि यानी कि जिसमें मूवमेंट दिखा, ठीक, जैसे भोजन को ग्रहण करना, जैसे अगर डाइजेशन में हम लोग देखेंगे तो भोजन को ग्रहण करना भी वात का कर्म है, उसे पाचन करना पित्त का कर्म है। ठीक, उसी तरह लेकिन उसमें जो मूवमेंट होता है, जैसे कि मुख से लेकर के आमाशय तक जो अन्न जाता है, गति करता है, उसमें वात का कर्म दिखता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या? वात के स्थान। वात कहाँ पे स्थान होता है शरीर में, कहाँ पे वात मुख्य रूप से होता है? तो यहाँ पे इस श्लोक में, चरक सूत्र का श्लोक है, सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त सलेस्मना। ठीक, सर्व शरीर में वात पित्त कफ जो है विद्यमान रहता है। ठीक, लेकिन मुख्य स्थान कहाँ होता है? तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक नया स्लाइड ले लेते हैं। एक हो गया, ये बॉडी हो गया, चलिए ये बॉडी हो गया। तो इसमें वात का कर्म कहाँ होगा? वात यहाँ पे होगा। ठीक, पित्त का कर्म कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा। सॉरी, एक सेकंड। पित्त का कर्म जो है बीच में होगा और कफ का कर्म जो है वो ऊपर होगा। ठीक, तो ये नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ये हो गया वात, पित्त और कफ। ये अगर सीक्वेंस में याद रखा जाए तो ये हमेशा याद रहता है। ठीक, तो चलिए इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या। एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं वात जो है सर्व शरीर में होता है। वात पित्त कफ तीनों जो है, श्लेष्मा को ही कफ कहा जाता है। तो वात पित्त कफ सर्व शरीर में विचरण करते हैं। यद्यपि आचार्य द्वारा उनके कुछ विशिष्ट स्थानों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसमें जो है वात का स्थान क्या बताया गया है? पक्वास है, कटी, शक्ति, यानी दोनों पैर, पक्वास है नजर
लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। स्रोत का सुनने में, इसमें भी मूवमेंट होता है, हवा के द्वारा ही सुना जाता है। तो स्रोत कान में भी होता है, अस्थियों में भी वात का तत्व प्रधान होता है। त्वचा में, जैसे कि त्वचा में रोम होता है, छिद्र होता है, उसमें भी वात ही प्रमुख रूप से प्रधान होता है। लेकिन सबसे प्रधान इसमें क्या बताया गया है, पक्वाधान को विशेष स्थान माना गया है, ठीक। इसको हाईलाइट यहाँ पे आप कर सकते हैं, पक्वाधान को क्या माना गया है, विशेष स्थान। चलिए नेक्स्ट, ये गलती से आ गया, सॉरी। चलिए यहाँ देखते हैं वात के भेद। वात के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक। तो पहले नाम एक बार हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिटेल देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, प्राणवायु, ठीक। उसके बाद आता है उदान वायु, उसके बाद आता है समान वायु, उसके बाद आता है व्यान वायु, उसके बाद आ जाता है लास्ट में अपान वायु, ठीक। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, प्राणवायु। प्राणवायु का स्थान और कर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक। तो प्राणवायु सिर में रहता है, पूरा प्रदेश और कंठ में क्या करता है, संचारण करता है। जो प्राणवायु है वो सिर में रहता है, ठीक। और उरह प्रदेश यानी कि शरीर के जो है ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में, और सॉरी उरह प्रदेश है, एक सेकंड, शरीर के उरह प्रदेश में रहता है, ठीक। और कंठ में भी रहता है, ठीक। इसमें सांस लेने और छोड़ने में भी प्राणवायु होता है, ठीक। इस चीज को यहाँ पे संचरण करता है, ठीक। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है लार स्राव करने में, फूंक यानी छींकने में, उद्गार यानी कि ढकार में, निश्वास श्वास लेने छोड़ने में, और अन्न के प्रवेश करने में प्राणवायु के क्या होते हैं, कर्म होते हैं, प्राणवायु का योगदान होता है, ठीक। इसके साथ ही वायु बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त को धारण करता है। ये क्या करता है, इसको धारण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, उदान वायु। उदान वायु का मुख्य स्थान उरस होता है, ठीक। उदान वायु का मुख्य स्थान कहाँ होता है, उरस होता है। उरस यानी कि बीच वाले पेट वाले रीजन में। ये नसा, नाभि और गले में संचरण करता है, ठीक। नसा यानी नाक, नाभि और गले में संचरण करता है। ये क्या होता है, उदान वायु होता है। इसका कर्म क्या है, बोलने की प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति आदि का कार्य होता है, उदान वायु द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक। तीसरा क्या है, समान वायु। समान वायु में क्या होता है, ये जठराग्नि के समीप रहता है, यानी कि स्टमक रीजन में जो है समान वायु रहता है, रहकर कोष्ठ में सब ओर विचरण करता है तथा निम्न कार्यों का संपादन करता है। अन्न का ग्रहण करता है, पाचन में मदद करता है, विवेचन में मदद करता है, और मुंचित शोषित रस को शरीर में तथा मल द्रव को आगे पक्वाशय में छोड़ देता है, ठीक। तो ये भी क्या करता है, शरीर में मूवमेंट का कार्य कराता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यान वायु। व्यान वायु में जो है लघु बागभट्ट के अनुसार व्यान वात को हृदय में स्थान बताया गया है। व्यान वायु जो है वो उसका मुख्य स्थान कहाँ होता है, हृदय में होता है तथा समस्त देह में संचरण करता है। समस्त देह में यानी कि पूरे शरीर में क्या होता है, संचरण करता है। और इसका कार्य क्या है, गति यानी कि रस का भ्रमण करना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है। अंगों के नीचे गिरना, अंगों का नीचे गिरना, ठीक। या ऐसे हाथ को नीचे की ओर ऊपर की ओर करना, ठीक। नीचे करने में क्या होता है, व्यान वायु का कार्य होता है। उसके बाद अंगों को ऊपर करने में, हाथ को ऊपर करने में, नीचे करने में ये व्यान वायु का कर्म होता है, ठीक। पलक को गिराना, पलक को उठाना, आंख जैसे कि पुतली गिराते हैं उसमें भी व्यान वायु का कर्म होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है अपान वायु। अपान वायु में क्या होता है, अपान वायु कटी के नीचे यानी अपान प्रदेश में कटी के नीचे होता है। श्रोणी, वस्ती, मेद यानी कि मूत्रमार्ग, शुक्र एवं आर्तव स्रोत तथा उरु में क्या है, शुक्र, आर्तव, पुरुष मूत्र एवं गर्भ का निष्कासन में क्या है, व्यान वायु का कार्य होता है, ठीक। तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पे देख लिए। हमारे चरक के अनुसार अपान वायु के स्थान दोनों वृषण यानी कि टेस्टिस
टेस्टिस में, वस्ती मेड़ यानी पेनिस में, और स्त्रियों के वेजाइना रीजन में होता है। नाभि उरु और वक्षण यानी जांघों के मूल प्रदेश वक्षण प्रदेश में होता है और गुदा में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका एक समरी दिया हुआ है, किस आचार्य के अनुसार क्या कहा गया है, इस चीज को यहाँ समझाया गया है। विषय क्या है, वात के स्थान है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार क्या बताया गया है, चरक के अनुसार क्या बताया, अष्टांग संग्रह के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या क्या बताया गया है। इस चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इस चीज को देखिएगा, इसको पढ़िएगा। और ये तो बुक में भी है, बुक में एकदम हूबहू दिया गया है, उस टेबल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीडियो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।